चलें जी, डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ते हैं। और मैंने बीट्स के कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी आप लोगों को करवाए थे एग्जांपल्स के तौर पे, जिसमें दो पॉसिबल वैल्यूज निकाली थी हमने बीट्स की, सॉरी फ्रीक्वेंसी की, अगर बीट फ्रीक्वेंसी गिवन हो। और एक दो सवाल हमने वेलोसिटी के करे थे साउंड के, अगर दो वेवलेंथ गिवन हो। उसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया था। चलें आगे बढ़ते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ते हैं। इंक थोड़ी सी लाइट, एक मिनट थोड़ा सा रिफिल कर लूं। ब्लैक शायद जी। बच्चों जरा बता बता, सोर्स हमसे अवे जा रही है। सोर्स जब हमारी तरफ आएगी हायर फ्रीक्वेंसी सुनेंगे, अवे जाएगी लोअर फ्रीक्वेंसी सुनेंगे। हम रेस्ट में हैं। ये भी हो सकता है सोर्स रेस्ट में हो, हम उसकी तरफ मूव करें, तो जब भी हम हायर फ्रीक्वेंसी सुनेंगे, हम उससे अवे जाएं लो फ्रीक्वेंसी सुनेंगे। इसमें सोर्स रेस्ट में थी, हम मूव कर रहे थे। दो कंडीशन बन गई ना, दो कंडीशन बन गई। टोटल तीन होती हैं और तीन के 6 केसेस होते हैं। हम 6 पढ़ते हैं, होते 8 हैं। सही है, तो हम 6 ही पढ़ेंगे। बता दूंगा वो 8 दो और केसेस कौन से होते हैं। ए लेवल्स वाले 6 भी नहीं पढ़ते। सही है, तीन डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? एक जिसमें लिसनर रेस्ट में है, एक कंडीशन दूसरी क्या होती है जिसमें आपके पास सोर्स रेस्ट में होगी, और तीसरी कंडीशन क्या होती है जिसमें दोनों मूव कर रहे होते हैं। ये तीन कंडीशंस होती हैं। लिसनर रेस्ट में उसके दो केसेस होंगे कि लिसनर रेस्ट में, तो उसके दो केसेस क्या बनेंगे। एक केस बनेगा सोर्स मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, सोर्स मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर, और एक बनेगा अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। तो ये ए और बी दो केसेस हो गए पहले के। इसी तरीके से सोर्स एट रेस्ट के भी दो बनेंगे। क्या? अब सोर्स रेस्ट में लिसनर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, और एक बनेगा लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। तो दो केसेस ए और बी हो गए, तो टोटल 4 हो गए। बोथ मूविंग या बोथ मूव्स, दोनों मूव कर रहे हैं। अब दोनों जब मूव कर रहे हैं तो उसमें कंडीशन हम कौन कौन सी पढ़ेंगे। एक में पढ़ेंगे व्हेन बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन बोथ मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, और एक में पढ़ेंगे व्हेन बोथ मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसके भी दो केसेस हो गए, तो 6 केसेस हो गए। तो हमें 6 ही पढ़ने हैं। होते दो और भी हैं, और वो कौन से होते हैं? सोर्स अवे लिसनर टुवर्ड्स, लिसनर अवे सोर्स टुवर्ड्स। ये हम नहीं पढ़ते, हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है, लेकिन ये भी केसेस होते हैं। सही है, फेडरल बोर्ड वालों में, आखान बोर्ड में शायद पढ़े होंगे लाजमी उन्होंने, ए लेवल्स वाले नहीं पढ़ते। तो टोटल 8 केसेस होते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें डॉपलर्स इफेक्ट की, तो क्या होती है? अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, apparent change in the frequency of sound heard by the listener due to the relative motion of source or listener or both। ये डेफिनेशन बनती है। अगर लिखना चाहें तो लिख लें, वैसे जो शीट है शायद उसमें लिखी हुई है डेफिनेशन, अगर आप लोगों ने वो डाउनलोड कर ली है तो उसमें लिखी हुई होगी लाजमी। क्या कहा, मैं रिपीट कर देता हूं। द apparent change in the frequency of sound heard by the listener due to the relative motion of source और लिसनर और बोथ। या तो सोर्स मूव करे या लिसनर मूव करे या दोनों मूव कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनने में जो चेंज आता है कि कभी हायर फ्रीक्वेंसी कभी लोअर फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? डॉपलर्स इफेक्ट कहा जाता है। चलेंगे, अब जरा इसके 6 फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। याद है आप लोगों को 6 फॉर्मूले? जी बच्चों, फॉर्मूले याद हैं? नहीं याद? किसी को भी नहीं याद?
जी अल्हम्दुलिल्लाह याद है, इसका मतलब है, अच्छी बात है। डेफिनेशन रिपीट कर दें बेटा, डेफिनेशन वहां लिखी हुई है, चलें खैर लिख लें। द अपैरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by the listener due to the relative motion of source और listener और both। उस वक्त इतनी मुश्किल से याद हुए थे तो अभी कैसे होंगे? अच्छा जी, अभी हो जाएंगे सारे। चलें जी, लिखते हैं हम फॉर्मूले कौन कौन से हैं। 6। सर आपने शीट अपलोड कर दी चैप्टर 8। बेटा मैंने थ्योरी की शीट कब की अपलोड करी हुई है? 2454। बेटा कल मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का। ये रहे पूरे 8 फॉर्मूले, ऐसे ही याद किया है ना? जी ये पूरे 8 फॉर्मूले हैं, सही है ना? अब देखें, इसको समझा देता हूं कि किस तरीके से इससे फॉर्मूले बनेंगे। आप इसको याद कर लें, और ये 8 के 8 फॉर्मूले। वैसे तो हमें 6 का काम है, सिर्फ 6 फॉर्मूलों का काम है, तो हम उसी को समझेंगे। सुने गौर से, सुनिएगा गौर से, इससे सारे फॉर्मूले हम किस तरह बनाएंगे। वैसे तो समझ में आ भी रहा होगा, चलें खैर देखते हैं। पहली कंडीशन समझते हैं कि जब लिसनर रेस्ट में है। अब जब लिसनर रेस्ट में है तो उसके 2 केसेस मैंने बताए कि अगर लिसनर रेस्ट में है तो एक कंडीशन होगी जिसमें सोर्स टूवर्ड्स मूव करेगी, और एक होगा जिसमें सोर्स अवे जाएगी। तो पहले टूवर्ड्स का केस देख लेते हैं कि जब सोर्स कहां आ रही है, सोर्स टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर आ रही है। गौर से देखिएगा, बहुत आसान सी चीज है, वैसे तो समझ में आनी चाहिए। सुने गौर से, ये रहा फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो यहां पर V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। VL क्या है? स्पीड ऑफ लिसनर। VS क्या है? स्पीड ऑफ सोर्स। VL स्पीड ऑफ लिसनर, VS स्पीड ऑफ सोर्स, V स्पीड ऑफ साउंड, F डैश वो फ्रीक्वेंसी जो लिसनर सुन रहा है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हेard बाय द सोर्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटिंग बाय द सोर्स। मैं लिख देता हूं, VL किसको डिनोट कर रहा है? स्पीड ऑफ लिसनर को। VS किसको डिनोट कर रहा है? स्पीड ऑफ सोर्स को। V किसको डिनोट कर रहा है? स्पीड ऑफ साउंड को। और F डैश क्या है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में जो सुनने में। और सिंपल F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटिंग बाय सोर्स। एमिटिंग बाय सोर्स। तो अब देखें फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, गौर से देखिएगा। लिसनर एट रेस्ट, क्या लिसनर एट रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि VL 0 होगा? बिल्कुल होगा। तो लिहाजा अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ऊपर सिर्फ V बचेगा, नीचे V और VS दोनों आएंगे। तो देखें क्या लिख रहा हूं, ऊपर V, नीचे V और VS दोनों आ गए। अब बीच में साइन कौन सी लगनी है, ये अब हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अब जो पूछ रहा हूं जल्दी से बताइएगा। जब सोर्स टूवर्ड्स आएगी लिसनर के, लिसनर कैसी फ्रीक्वेंसी सुनेगा? हाइयर या लोअर? हाइयर या लोअर? डेफिनेटली हाइयर सुनेगा, बिल्कुल सही। कौन सी साइन लगनी चाहिए? कौन सी साइन लगनी चाहिए? प्लस या माइनस? अरे बच्चों पॉजिटिव क्यों लगेगी? क्या हो गया आप लोगों को? इसका इससे रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है इनवर्स है? इसका इससे रिलेशन क्या है? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स है। जो डिवाइड में चीज होती है उसका इनवर्स रिलेशन, जो सामने लिखी हुई होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन।
तो जब इनवर्स रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन में इसको कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हायर सुनेगा ना, तो कम करने के लिए प्लस लगाएंगे या माइनस, माइनस लगाएंगे। आया समझ या नहीं? क्लियर हो गया? ठीक, तो ये हो गया टूवर्ड्स का केस। अब अगर हम सोर्स अवे का केस देखें तो लिसनर तो रेस्ट में है, तो लिहाजा ऊपर फॉर्मूले में क्या आएगा, वी, और नीचे वी और वी एस दोनों आना है। अब जब सोर्स अवे जाएगी तो लिसनर कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को हेयर करेगा। तो लो के लिए इसका इससे रिलेशन इनवर्स, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी, तो बढ़ाने के लिए क्या साइन लगेगी, प्लस की साइन लगेगी। अब क्लियर हो गया सब? अब बन जाएंगे सारे 6 के 6 फॉर्मूले। अब तो एक ही याद करना है ना, सारे याद हो जाएंगे फिर। चलें जी, तो ये बात हो गई हमारी कि जब लिसनर रेस्ट में। चलें, अब हम क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं हम कि जब सोर्स रेस्ट में हो, और उसके फॉर्मूले देखते हैं कि क्या बनेंगे जब सोर्स रेस्ट में हो। सोर्स एट रेस्ट का मतलब अब वी एस जीरो, तो वी एस जीरो का मतलब अब ऊपर V और VL दोनों आने, नीचे सिर्फ V आएगा। ऊपर V और VL दोनों आना है, नीचे सिर्फ V आएगा। क्यों? क्योंकि VS जीरो हो जाएगा। अब देखिए, सोर्स रेस्ट में अगर लिसनर टूवर्ड जाएगा तो लिसनर कैसी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, हायर। तो क्या साइन लगनी चाहिए, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि टूवर्ड्स में हायर सुनेगा, तो इसका इससे डायरेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब प्लस लगाएंगे, ये वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो याद करना अब आसान हो गया। और नीचे वाले में कौन सी साइन आएगी, माइनस, क्योंकि अवे का मतलब लो फ्रीक्वेंसी हेयर करेगा, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये वैल्यू कम, तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। होप सो समझ में आ गया होगा, एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। चलिए तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं जल्दी से, कि जब दोनों मूव कर रहे हैं, जब दोनों मूव कर रहे हैं, बोथ मूव। अब ना VL ना VS जीरो होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा, ना VL ना VS, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं। तो जब दोनों मूव कर रहे हैं तो ऊपर V और VL दोनों आना है, नीचे V और VS दोनों आना है। अभी सिर्फ पहले वाले फॉर्मूले में बताइए, अगर दोनों टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो ऊपर क्या साइन आएगी, नीचे क्या साइन आएगी, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बस आसानी से आपको सबको क्लियर हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही। क्यों? टूवर्ड्स का मतलब जब दोनों टूवर्ड्स आ रहे हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी सुनेगा लिसनर, तो हायर के लिए इसका डायरेक्ट रिलेशन इसको हाई करना है, इसका इनवर्स रिलेशन इसको लो करना है, तो लिहाजा यहां माइनस, इसके लो होने से ये हायर, और डायरेक्ट रिलेशन में प्लस। और नीचे वाले में क्या होगा, अवे का मतलब लो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, इसका डायरेक्ट रिलेशन यहां माइनस, इसको बढ़ाएंगे तो लो फ्रीक्वेंसी सुनेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन किसी को? तो हमें यही 6 केसेस पढ़ने थे, सही है। बाकी दो जो होते हैं उन दोनों फॉर्मूलों में, एक में दोनों में प्लस आता है ऊपर नीचे, एक में दोनों में ऊपर नीचे माइनस आता है, जो हमें नहीं पढ़ने, बस छोड़ दें। चलें, बस ये बात अच्छी है कि आपको एक फॉर्मूला याद हो गया तो पूरे 6 के 6 हो गए। बाकी के जो दो होते हैं वो हमें पढ़ने भी नहीं है,
लेकिन उन दोनों फॉर्मूलों में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों में प्लस आता है एक में, और एक में ऊपर नीचे दोनों में माइनस आता है। भाई सोर्स एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया, Vs0। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है ना, इनटू एफ। तो अब आप इससे बनाइए, सोर्स एट रेस्ट का मतलब एक में अवे और एक में टूवर्ड्स, ये दो फॉर्मूले बनने हैं ना। आप सारे अलग अलग क्यों लिख रहे हो, चलो खैर अपने समझने के लिए अगर लिख रहे होगे तो सही है। अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो Vs0, तो यहां जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूले में ऊपर V और VL दोनों आने हैं, नीचे सिर्फ V आना है। अब प्लस या माइनस ये आपको खुद डिसाइड करना है, और जो कि समझ में आ गया होगा। अवे, सोर्स रेस्ट में लिसनर अवे जा रहा है, लिसनर अवे जाएगा तो लो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, इसका इससे डायरेक्ट रिलेशन, तो लो करने के लिए इसको माइनस कराएंगे ताकि ये वैल्यू कम, तो ये भी कम। टूवर्ड्स का मतलब जब लिसनर टूवर्ड्स जाएगा सोर्स के, तो लिसनर क्या सुनेगा, हाइयर फ्रीक्वेंसी सुनेगा, तो हाइयर फ्रीक्वेंसी के लिए इसका डायरेक्ट रिलेशन, तो इसको बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? बेटा शीट फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड करी हुई है मैंने थ्योरी, बोथ मूविंग वाला। बेटा बोथ मूविंग वाले में ऊपर दोनों में V और VL और नीचे V और VS आना है, ये बनता है फॉर्मूला। एक टूवर्ड्स और एक अवे, जब दोनों मूव कर रहे हैं तो अब ना VL जीरो होगा ना VS जीरो होगा बोथ मूविंग में। तो टूवर्ड्स में फ्रीक्वेंसी कैसी सुनेगा लिसनर, जब बोथ मूव टूवर्ड्स हाइयर, तो इसका इससे डायरेक्ट रिलेशन, हाइयर का मतलब प्लस, इसका इससे इनवर्स रिलेशन, हाइयर करना है तो इसको माइनस कराएंगे। और अवे में क्या हो जाएगा, अवे में लो फ्रीक्वेंसी सुनेगा तो यहां माइनस आएगा, और इसको बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अब क्लियर है, अब क्लियर है भाई? बेटा लिख दिए वो भी मैंने, 4 तो लिख ही दिए। अब सही है, आगे बढ़े। चलें जी, होप सो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसी ने नहीं कॉपी करे भाई स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं मिटा रहा हूं ताकि आगे बढ़ूं जल्दी से। नहीं नहीं, इनके फॉर्मूलो, जब इनके फॉर्मूलों से ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी जब करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। इनके न्यूमेरिकल इतने मुश्किल बड़े थोड़ी होंगे, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, प्लस माइनस करके डिवीजन है, इतने बड़े न्यूमेरिकल्स थोड़ी होते हैं इसके। लेकिन थोड़े से मुश्किल होंगे कुछ एक आध, इसके सवाल थोड़े से मुश्किल हैं कुछ। चलें आगे बढ़ते हैं। एक डिफरेंस पढ़ा दूं पहले, उसके बाद फिर हम स्टैंडिंग वेव्स के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एक डिफरेंस मुझे पढ़ाना है, किसका मुझे पढ़ाना है, डिफरेंशिएट करेंगे हम ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दरमियान क्या डिफरेंस है। वैसे तो वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको, कुछ एक आध पॉइंट उसमें मिसिंग होगा तो वो नोट कर लीजिएगा, शीट में मेंशन नहीं है। ट्रांसफर्स वेव्स, ट्रांसफर वेव्स के बारे में अगर हम कहें तो ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें प्रोपगेशन और पार्टिकल्स की मूवमेंट परपेंडिकुलर होती है आपस में। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि चले उससे पहले तो एक चीज ये बता दूं कि ट्रांसफर वेव्स वो वेव होती हैं जो कि क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती हैं। ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती हैं। तो एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हैं कि ये किससे मिलकर बनती हैं, क्रस्ट और ट्रफ। सही है।
जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मिलकर बनती हैं। क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर जो बनती हैं उन वेव्स को आप क्या, ट्रांसफर वेव्स बोलते हैं। और वो वेव्स जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मिलकर बनती हैं उनको आप कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कंप्रेशन किस रीजन को बोलते हैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। कंप्रेशन उस रीजन को बोलते हैं कि जब पार्टिकल्स जो हों वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जैसे कि साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाते हुए मूव कर रही होती हैं। यानी ये कंप्रेशन वो रीजन होता है जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज्ड हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं, उस रीजन को हम कंप्रेशन बोलते हैं। जहां पर वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ गैप में होते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं। जबकि ट्रांसफर वेव्स जो है वो क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती है। क्रस्ट आपको पता है अपर साइकिल या पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ, और ट्रफ क्या होता है आपके पास, नेगेटिव साइकिल या नेगेटिव हाफ। तो क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर जो वेव्स बनती हैं उनको ट्रांसफर वेव्स बोलते हैं, और जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मिलकर बनती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मैं क्या बता रहा था जो मैंने पहले बता दिया था, क्या कि इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट और प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होती है। क्या मतलब हुआ, सपोज कि अगर ये वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सपोज कि ये वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वाटर वेव्स आपके पास क्या होती हैं, ट्रांसफर वेव्स होती हैं। तो सपोज कि इनकी अगर प्रोपगेशन टुवर्ड्स राइट है तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली मूव करेंगे। क्या मतलब, इनके पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। इनके पार्टिकल जो हैं वो अप एंड डाउन, तो हो गया परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन। ये लाइन प्रोपगेशन डायरेक्शन को शो कर रही है जिस तरफ वो वेव मूव कर रही है, और पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी, अप एंड डाउन। तो जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट और प्रोपगेशन परपेंडिकुलर हो, ट्रांसफर वेव्स, और जिसमें पैरेलल हो, यानी कि पार्टिकल्स किस तरीके से मूव कर रहे हो, इस तरीके से, यानी कि टुवर्ड्स राइट अगर साउंड वेव मूव कर रही हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इस तरीके से, पैरेलल डायरेक्शन में। तो पार्टिकल्स की मूवमेंट और अगर प्रोपगेशन पैरेलल हो तो उन वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और पार्टिकल्स की मूवमेंट परपेंडिकुलर हो उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वेव्स बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ये पॉइंट क्लियर है सबको, दोनों पॉइंट्स। रिपीट कर दें, मैंने, चलें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुने बेटा। लिखे मैं उस शीट में, वैसे तो मैंने एक पॉइंट ये लिख दिया, ये लिख ही दिया मैंने कि क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर जो बनती हैं वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मिलकर जो बनती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, पार्टिकल्स और प्रोपगेशन इस तरीके से लिख लें, पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन। ऐसे लिख लें कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर, किसके, प्रोपगेशन के, यानी कि जिस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बस इस तरीके से लिख लें कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं वो वेव्स, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि यहां पर क्या होता है, इसमें प्रोपगेशन
और पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होती है, पैरेलल, यानी कि अगर वेव्स इस तरह मूव कर रही हैं तो वो इस तरीके से ही वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं पार्टिकल्स, तो पैरेलल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इनकी वेवलेंथ को डिफाइन करें तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ के दरमियान का फासला वेवलेंथ, या ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान का फासला या ट्रफ से ट्रफ के दरमियान का फासला, ये सब वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है। ये सब वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है। क्या? क्रस्ट से ट्रफ या ट्रफ से क्रस्ट तक का फासला या वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ कंप्लीट पूरा, ये सारी चीजें आपके पास वेवलेंथ को डिफाइन कर रही हैं। क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला, ट्रफ से ट्रफ तक का फासला, ये भी आपके पास क्या है, लैम्डा। मैं अलग से अगर यहां ड्रॉ कर दूं, ये समझ लें आप, तो क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला, ट्रफ से ट्रफ तक का फासला, या एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ का फासला, ये सब लैम्डा है, ये सब लैम्डा कहलाता है। क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, या एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ का फासला, ये लैम्डा कहलाता है। इनकी वेवलेंथ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जबकि इसकी वेवलेंथ को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, यहीं पर ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का फासला, रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का फासला, या एक कंप्लीट कंप्रेशन और एक कंप्लीट रेयरफेक्शन तक का फासला, ये सब लैम्डा है आपके पास। सही है, ये सब लैम्डा को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है ये बात? यहां तक पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? जल्दी से बताइए बेटा। कंप्रेशन उस रीजन को बोलते हैं जहां पे पार्टिकल्स क्लोज्ड होते हैं, उस रीजन को हम कंप्रेशन बोलते हैं। जहां पे पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है, उस रीजन को हम रेयरफेक्शन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का दोबारा बता दें। थ्री वाला लॉन्गिट्यूडनल समझ नहीं आया बेटा, बहुत आराम से बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज समझा रहा हूं। देखें इधर, मैंने कहा या तो कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का फासला, या रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का फासला, या एक कंप्लीट कंप्रेशन एक कंप्लीट रेयरफेक्शन का फासला, ये सारी वेवलेंथ है। जिस तरह यहां पे हमने तीन तरीके से डिफाइन करा ना, सी टू सी, क्रस्ट टू क्रस्ट, टी टू टी यानी कि ट्रफ टू ट्रफ, या एक कंप्लीट क्रस्ट एक कंप्लीट ट्रफ, लैम्डा। यहां पर भी यही कर रहे हैं, सी टू सी ये भी लैम्डा है, आर टू आर ये भी लैम्डा है। सही है ना? यहां पे लिख देता हूं मैं, सी टू सी ये ड्रॉ हुआ है आपके पास, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आर टू आर, सी टू सी का मतलब कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का फासला, आर टू आर रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का फासला, दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन का फासला, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन का फासला, या एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन का कंप्लीट फासला, ये सारी वेवलेंथ को डिफाइन कर रहा है। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? जल्दी से बताइएगा। जी बेटा, क्रस्ट, अच्छा ये कह रहे हैं आप लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, सॉरी ये था क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, मैंने गलती से लिख दिया। या एक कंप्लीट क्रस्ट एक कंप्लीट ट्रफ का फासला, इसको करेक्शन कर लें। क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला, ट्रफ से ट्रफ तक का फासला, लिखा सही था, मतलब यहां क्यों सही करा, यहां मैंने गलती कर दी। सी से सी तक का फासला, या टी से टी तक का फासला, या एक कंप्लीट सी एक कंप्लीट टी का फासला, ये है वेवलेंथ। जल्दी से जरा एक दो पॉइंट और जो डिफरेंस किए हैं उसको सुन लीजिए।
जल्दी से। अब जो पूछ रहा हूं उसको बताइएगा गौर से, अब जो पूछ रहा हूं उसको सोचकर बताइएगा। ट्रांसफर वेव्स की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेंसिटी चेंज होती रहती है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखिएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है? इनवर्स। कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या हो गया? कम। वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। रेयरफेक्शन, वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम। तो इसमें डेंसिटी चेंज होती रहती है। यह बात मेरी समझ में आई या नहीं? दोबारा सुन लीजिए। कंप्रेशन उस रीजन को हमने कहा जहां वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हुआ तो पार्टिकल्स क्लोज आ गए, ज्यादा आ गए, मास भी इंक्रीज पार्टिकल्स के लिहाज से। तो वॉल्यूम कम, डेंसिटी का वॉल्यूम से इनवर्स, वॉल्यूम कम डेंसिटी ज्यादा। तो यहां पर कंप्रेशन पे डेंसिटी ज्यादा होती है, यहां पर रेयरफेक्शन वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम। तो रेयरफेक्शन पे डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जबकि ट्रांसफर वेव्स के अंदर क्रस्ट और ट्रफ बिल्कुल सेम डिस्टेंस के लिहाज से चल रहे होते हैं, तो इसमें कोई भी डेंसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा होता। इसमें कोई भी डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा होता। ये पॉइंट मेरा सबको क्लियर है? ये पॉइंट मेरा सबको क्लियर है? डेंसिटी में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और उसमें इसमें डेंसिटी चेंज होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्लियर हो गया मेरा ये पॉइंट? डेंसिटी के नीचे क्या लिखा है बेटा? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में डेंसिटी के नीचे ये लिख दिया कि कंप्रेशन पे डेंसिटी ज्यादा होती है। ये मैं जब भी बोलता भी जा रहा हूँ और लिखता भी जा रहा हूँ, कंप्रेशन पे डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि कंप्रेशन पे वॉल्यूम कम डेंसिटी ज्यादा। तो कंप्रेशन पे डेंसिटी ज्यादा होती है, रेयरफेक्शन वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, तो रेयरफेक्शन पे डेंसिटी कम होती है। ठीक है, अच्छा जी, एक पॉइंट और सुन लें, बल्कि दो पॉइंट और बता देता हूं। कंप्रेशन पे प्रेशर ज्यादा होता है, रेयरफेक्शन में प्रेशर कम होता है। प्रेशर भी चेंज होगा यहां पे या नहीं जी? प्रेशर में चेंजिंग आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन में क्या होगा, जब पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो वो कोलिजन बढ़ेगा। जब कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो कंप्रेशन पे प्रेशर ज्यादा, रेयरफेक्शन पे कम, तो प्रेशर में चेंज आता है। अब लिख लीजिएगा इसको अपने पास, मेरे पास जगह नहीं है अभी, मैं एक पॉइंट और लिखना है इसलिए। जबकि ट्रांसफर वेव में प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आपको जो शीट दी गई है उसके अंदर शायद 2-3 पॉइंट्स इसमें से ना हो जो मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा, तो लिख लीजिएगा अपने पास। बेटा वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है, डायरेक्ट कैसे हो सकता है? वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है ना, वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा होता है। जितना कम आप पिस्टन को प्रेस करते जाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, जितना कम होगा मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, इनवर्स रिलेशन होता है।
प्रेशर का क्या बताया मैंने, डायरेक्ट कैसे होगा? जी, कंप्रेशन पे क्या होगा आपके पास? प्रेशर वाला पॉइंट बता दें बेटा। मैंने कहा कंप्रेशन पे प्रेशर ज्यादा होता है, रेयरफेक्शन पे कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे कम, तो वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, तो प्रेशर में चेंजिंग आती है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में, जबकि ट्रांसफर्स के अंदर थ्रू आउट द मोशन प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती। क्लियर हो गया प्रेशर वाला पॉइंट? प्रेशर वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ और फिर फिलहाल क्लास को यहीं पे एंड करके नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडिंग वेव्स का टॉपिक पढ़ेंगे, लूप्स वाला, और उसमें ओपन पाइप भी पढ़ेंगे हम और क्लोज पाइप भी पढ़ेंगे, ओपन पाइप भी पढ़ेंगे और क्लोज पाइप भी। कंप्रेशन का प्रेशर ज्यादा, हाँ बेटा कंप्रेशन पे प्रेशर ज्यादा होगा ना, मैंने अभी तो बताया। वॉल्यूम आपके पास और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है ना, तो वॉल्यूम जहां कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा, सही है ना? तो कंप्रेशन पे प्रेशर ज्यादा और रेयरफेक्शन पे प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर में इसमें चेंजिंग आएगी, जबकि ट्रांसफर वेव में प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर किसी को कॉपी करना है तो कर ले, मैं मिटा दूं, ताकि मैं मिटा दूं, बस लास्ट पॉइंट एक मुझे समझाना है। फिलहाल यहाँ क्लास को एंड करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्टैंडिंग वेव्स को पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव्स के टॉपिक को, जिसमें स्ट्रिंग के केस भी पढ़ना है हमें, ओपन पाइप भी पढ़ना है, क्लोज पाइप भी पढ़ना है। आसान सा टॉपिक है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। 2301 ये कह रहे हैं कि सर जहां प्रेशर इंक्रीज होगा वहां टेम्परेचर भी तो राइज करेगा। बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। चार्ल्स लॉ पढ़ा है ना आपने, सही है। डेफिनेटली जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे टेम्परेचर क्या कर जाता है, राइज कर जाएगा। तो कंप्रेशन पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेयरफेक्शन पे टेम्परेचर कम होगा। अब मैं इस चीज को क्या लिंक करूं, ए लेवल्स वालों पढ़ते नहीं है, ए लेवल्स वाले अभी जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को याद होगा। यही तो गलती थी न्यूटन की, या न्यूटन फॉर्मूला ऑफ साउंड में उसने यही गलती नहीं करी थी गैसेस के अंदर, उसने टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया था ना। उसने कहा था कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि नहीं रहता। याद आया कुछ, न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड? जी, तो अभी मैं उसको लिंक नहीं कर रहा, छोड़ दें बस। तो भाई कंप्रेशन पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, राइज करेगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट समझा दूं जल्दी से और फिर इस क्लास को फिलहाल एंड करते हैं। कुछ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर डिफरेंस लिखवाए हैं जो आपके वर्कशीट में भी नहीं है, तो काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा सब, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा होता हूँ वहां पे कुछ और थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजिंग आपको जरूर मिलेगी। तो वो चीज मैंने सिर्फ इसलिए अपलोड कर दी थी कि जिसके पास नहीं है एटलीस्ट उसको मिल तो जाएगा काफी सारा मटेरियल, थोड़ी थोड़ी सी चीजें बस रह जाएंगी, पढ़ा उन्हीं में से रहा हूं चीजों को बस। एक आखिरी चीज, ट्रांसफर वेव्स की वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले, एक मैं बता देता हूं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये तो सभी को याद है। और एक और फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग के केस में जो हम यूज करेंगे, स्ट्रिंग के केस में, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी आपके यहाँ ट्रांसफर वेव जनरेट होती हैं। क्या मतलब, अगर आप एक एंड से यहां से स्ट्रिंग को अटैच कर दें, बांध दें, और दूसरे एंड से आप यहां से पकड़ के इस तरीके से स्ट्रिंग को इस तरीके से झटका दें, और से सुने, मैंने स्ट्रिंग को एक सामने एंड से बांध दिया, यहां से आगे से मैंने इसको पकड़ा यूं करके, और फिर मैं उसको इस तरीके से झटका दे रहा हूं अगर नीचे की तरफ, तो बेसिकली वहां पर भी एक वेव जनरेट होते हुए आगे बढ़ रही होती है इस तरीके से, जो कि आपको नजर तो फौरन नहीं आएगी अगर आप देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं होता बिल्कुल ही एज इट इज नहीं लग रही होती, लेकिन अगर आप देखें तो आपको थोड़ा बहुत, अगर आप
गौर से उसको ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आ रहा होता है कि हाँ एक वेव जनरेट होती हुई स्ट्रिंग के अंदर जा रही होती है, तो वो भी ट्रांसफर वेव जनरेट कर रही होती है। सही। सर वॉल्यूम और टेम्परेचर का तो डायरेक्ट रिलेशन होगा है? बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उल्टा बोल रही हैं, क्या हो गया आप लोगों को, क्या हो गया? ये दो क्लास एक साथ फिजिक्स पढ़ने का असर तो नहीं है? हैं शायद। अरे जब वॉल्यूम कम होता है तो कोलिजन बढ़ता है, तो जब कोलिजन बढ़ता है तो होता है क्या है, फिर टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसा ही होता है ना, जब कोलिजन इंक्रीज होगा वॉल्यूम कम होगा, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, जब करीब आएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर राइज करता है, तो वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर राइज करता है। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं तो कोलिजन कम हो जाती है, जब कोलिजन कम होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, फॉल कर जाता है। सही। चलें जी जल्दी से सुन लीजिए। बेटा वो टेम्परेचर देने की बात हो रही है कि आप अगर एडिशनल टेम्परेचर देंगे तो वो पिस्टन जो होता है वो क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है ऊपर। जल्दी से सुन लीजिए जरा, आखिरी चीज, अगर स्ट्रिंग के केस की हम बात करें तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं टी अपॉन म्यू। जल्दी से, आपके सर वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो चुका है। इस टी को हम टेंशन इन स्ट्रिंग बोलते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, इस स्ट्रिंग के केस में हम यूज करते हैं। और यहाँ पे म्यू किसको डिनोट करता है, लीनियर डेंसिटी को। टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू क्या है, लीनियर डेंसिटी। अगर लीनियर डेंसिटी की किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए, मास पर यूनिट लेंथ। आपने एक नॉर्मल डेंसिटी जो आप पढ़ते हैं वो क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, इसको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी भी बोलते हैं। और लीनियर, लीनियर का वर्ड लेंथ से निकला है, लिहाजा इसमें होता है मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। ये लेंथ है तो मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। ये एम किसका मास होता है, स्ट्रिंग का मास होता है। ये मास किसका मास होता है, स्ट्रिंग का मास होता है। ठीक है बेटा। जी बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। आप लोग चार्ल्स लॉ, आप लोग इससे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये टेम्परेचर प्रोवाइड करने की बात हो रही है कि आप एक पिस्टन के ऊपर अगर आपने उसको मूवेबल रखा हुआ है तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर देते हैं वो पिस्टन उतना ज्यादा ऊपर मूव करता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये टेम्परेचर देने की बात हो रही है, हम खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्यों अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप बेसिक उसमें समझें इस बात को तो कंप्रेशन पे क्या होगा,
जब मॉलिक्यूल्स क्लोज जाएंगे तो क्लोज होते हैं, तो क्लोज होते हैं तो क्या होता है, कोलिजन बढ़ता है। तो जब कोलिजन बढ़ता है वहां पिस्टन को आपने फिक्स, अगर मैं पिस्टन को फिक्स कर दूं अब क्या होगा, अगर मैं पिस्टन को फिक्स कर दूं तो अब क्या होगा, जो आप उसको टेम्परेचर देंगे वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। तो कोलिजन बढ़ जाएगा ना, और कोलिजन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा जरूर, लेकिन वो पिस्टन को आप मूव नहीं करा पाएगा। तो आप इस चीज को इससे रिलेट नहीं करें, वहां हम खुद दे रहे होते हैं एडिशनल। यहां पर क्या है, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, जब क्लोज आएंगे तो कोलिजन को बढ़ाएंगे। तो जब कोलिजन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ने की वजह से टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है। तो वहां जब हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, कोलिजन बढ़ता है। जब कोलिजन बढ़ रहा होता है तो पिस्टन मूवेबल होता है, इसलिए वो उसको ऊपर मूव करा देते हैं। आप पिस्टन को फिक्स कर दें अगर, तो क्या पिस्टन को मूव करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। तो ये उसके लिहाज से उसने बताई थी बात। जी क्लियर है मेरा पॉइंट। ये मैंने ट्रांसफर्स के फॉर्मूले लिखवाए हैं बेटा, V इज इक्वल टू एफ लेमडा, जो नॉर्मल फॉर्मूला आप यूज करते हैं, और एक फॉर्मूला स्ट्रिंग के केस में हम यूज करते हैं कि जब स्ट्रिंग के अंदर हम ट्रांसफर वेव जनरेट कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। यहाँ पे टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू क्या कहलाता है, लीनियर डेंसिटी। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया बेटा, मैं बोल भी तो रहा हूँ, उसको भी तो सुने। आप लोग सिर्फ ये क्यों देखते हैं, आपने अब ये क्यों लिख दिया, मैं बोल भी तो रहा हूँ। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कहलाती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम ये बेसिक डेंसिटी होती है जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं, जिसको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी भी बोलते हैं। मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा था। और ये म्यू क्या है, लीनियर डेंसिटी। लीनियर का वर्ड लेंथ से निकला है, यहां मास ओवर वॉल्यूम आया तो ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बन गई, या नॉर्मल डेंसिटी जिसको आप कहते हैं। यहां क्या आना है, लीनियर का वर्ड लेंथ से निकला है तो क्या बनेगा, मास ओवर लेंथ आएगा। मैं ये बता रहा था। अब हो गया क्लियर, या अभी भी समझ में नहीं आया। ठीक है, चलें जी, आ गया समझ। ये दो फिजिक्स की क्लासें एक साथ नहीं होनी चाहिए, ये मुझे उसी का असर लग रहा है। ये सर ने शायद आप लोगों को एटम बम बनाने का तरीका बताया होगा, ऐसे ही था ना, फिजन फ्यूजन तो नहीं पड़ा। हाँ मुझे अंदाजा हो रहा है। फिजन और फ्यूजन पढ़ा है, सही है। जब भी आप लोग जो है सूरज पे पहुंचे में, फ्यूजन याद आ रहा होगा ना आप लोगों को। ठीक है, चलें जी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेलोसिटी का फॉर्मूला, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाकी समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं एक्सप्लेन और कर दूंगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसको नोट कर ले, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है किसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वेलोसिटी का। इस पॉइंट को मैं मुझे याद दिलाएगा, नेक्स्ट क्लास में मुझे पहले इस चीज को क्लियर करना है। और मैं थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 याद दिला दूंगा, जब हमने डायमेंशन करी थी तो मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझाया था आप लोगों को, और कहा था कि इसको याद रखिएगा, चैप्टर 8 में हम यूज करेंगे। ठीक है, चलें जी। चलें जी, सर आए में बेटा, थोड़ा सा टाइम भी ऊपर हो चुका है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में